हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखेंगे हम लोग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहाँ से देख रहे हैं? तो रिसर्च ऑफ स्टेप हम लोग पढ़ रहे थे शोध में। तो P फॉर प्रॉब्लम्स, H फॉर हाइपोथेसिस, D फॉर डिजाइन, C फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, A फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा, G फॉर जनरलाइजेशन ऑफ एनालिसिस। तो G फॉर फार्मूलेशन ऑफ जनरलाइजेशन। ये चीज़ें हमने देख चुके हैं। अब हाइपोथेसिस देखना। हाइपोथेसिस क्या होता है, प्राकल्पना क्या होती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो आप परिकल्पना करेंगे, जो भी आप परिकल्पना करेंगे वह RRL के आधार पे करेंगे। RRL के आधार पर रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य समीक्षा, संबंधित साहित्य समीक्षा। RRL रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य समीक्षा करेंगे आप। तो प्रकल्पना का मतलब नहीं कि अपने ही मन से जो चाहे वो परिकल्पना कर दे। प्रकल्पना का मतलब है कि आप खूब बढ़िया से उस चीज़ पर स्टडी करके, किसी किताब से, बुक से, इंटरनेट से, कहीं जगह कोई भी डाटा हो सकता है, उसको अध्ययन करके उसके बाद प्रकल्पना करेंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है। तो 3 तरह की परिकल्पना निकल के आती है, चाहे कोई भी विषय का शोध पत्र हो। हाइपोथेसिस के प्रकार की बात किया जाए तो 3 प्रकार की हाइपोथेसिस होती है। एक होती है वर्किंग हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस। एक होता है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। और एक आपका होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो एक आपका वर्किंग हाइपोथेसिस, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कार्यकारी परिकल्पना। कार्यकारी प्रकल्पना, इसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस को शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना, ये शून्य परिकल्पना। और जो अल्टरनेट है ये वैकल्पिक है। वैकल्पिक, ठीक है, वैकल्पिक परिकल्पना। वैकल्पिक परिकल्पना, जब भी आप किसी भी परिकल्पना को करते हैं तो दिमाग में 3 चीज़ें आती हैं, कोई भी डाटा हो। एक वर्किंग हाइपोथेसिस आएगा, एक नल हाइपोथेसिस आएगा और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस आएगा। कैसे आएगा? तो ज़रा एक सवाल लेते हैं। बालक एवं बालिका के उपलब्धि का अध्ययन, एक प्रश्न है, क्वेश्चन लेते हैं। टॉपिक मिलता है ना, सबसे पहले बालक एवं बालिका, बालक एवं बालिका की
उपलब्धि का अध्ययन। यह आपको मिल गए। इसमें आपने चर खोज लिया, एक बालक है और एक बालिका है, दो चर और एक ये तो दोनों लिंग भेद है और एक उपलब्धि। इस संबंध में आपको अध्ययन करना है। तो यदि आपके दिमाग में आ गया, यदि आपने कहीं से भी अध्ययन किया, किस आधार पे अध्ययन करना है, ये आपका टॉपिक हो गया। टॉपिक पे अब इस टॉपिक पर चर खोजने के बाद अब आप क्या करेंगे, RRL, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर। जब यह रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर करेंगे तो आपको कोई ना कोई इसमें से तुष्ट गुण आएगा जरूर। तो आपको इसमें खोजना यही होता है कि बालक एवं बालिका की उपलब्धि किस प्रकार है। तो जो भी डाटा मिलता है आपको वो पुराना मिलता है, जो भी डाटा मिलता है वो पुराना मिलता है। जैसे किसी भी पुराने डेटा से आपको मिला कि 2015 में बालक की उपलब्धि और इधर बालिका की उपलब्धि, बालिका की उपलब्धि। तो 2015 में मिला कि बालक की उपलब्धि 82 थी और बालिकाओं की उपलब्धि 83 थी। वहीं 2016 में, ठीक है, 2016-17 के या 17 के डेटा मान लीजिए, 2017 के डेटा से पता चला बालक की उपलब्धि 84 हो गई और बालिका की उपलब्धि 86 हो गई। तो आपने किसी जगह से, किसी स्थान से डाटा कलेक्ट करके RRL के आधार पे अपने माइंड से परिकल्पना की। जब आपने अपने दिमाग से इस परिकल्पना को किया तो आपके दिमाग में एक चीज़ आई कि बालिका की उपलब्धि बालकों से अच्छी है, बालिका की उपलब्धि बालकों से अच्छी है। बालकों से अच्छी है, या आप ये भी कह सकते हैं बालकों को, बालक एवं बालिका की उपलब्धि में सार्थक अंतर है। बालक एवं बालिका की उपलब्धि में सार्थक अंतर है, सार्थक अंतर है। बालक एवं बालिका की उपलब्धि में सार्थक अंतर है। तो जो ये सार्थक अंतर है, तो यह कैसी परिकल्पना होगी कि फर्स्ट चर की जगह सेकेंड चर प्रबल हो रहा है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इस प्रकार की प्रकल्पना को कहते हैं कार्यकारी परिकल्पना, कार्यकारी परिकल्पना। बालक एवं बालिका की उपलब्धि में सार्थक अंतर है, बालकों की तुलना में बालिकाओं की उपलब्धि अच्छी है, तो इस समय हो जाएगी वर्किंग हाइपोथेसिस। इस संबंध में क्या हो जाएगी, वर्किंग हाइपोथेसिस। फर्स्ट चर में ही एक बालक एक बालिका, तो बालिका की उपलब्धि बालकों से अच्छी है, तो इस प्रकार की प्रकल्पना को कहेंगे कार्यकारी प्रकल्पना। आगे देखें, शून्य परिकल्पना कब होगी।
अब देखो, जब यह कार्यकारी परिकल्पना गलत साबित हो जाए, आपने जो डाटा लिया है 15-16 में अचानक 18-19 का डेटा बदल जाए, अचानक 18-19 के डेटा से बदल जाए, यदि आपने डाटा यह कलेक्ट किया लेकिन किसी और डाटा में मिला कि नहीं ये तो गड़बड़ है, तो जब आपकी कार्यकारी परिकल्पना गलत होगी तब आप जाएंगे शून्य परिकल्पना पर। जब आपकी शून्य परिकल्पना गलत होगी तब आप जाएंगे वैकल्पिक परिकल्पना पर। ठीक है, तब जाएंगे आप वैकल्पिक परिकल्पना पर। यही सिस्टम चलेगा। यदि कार्यकारी परिकल्पना सत्य होने पर तो स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन कार्यकारी परिकल्पना यदि असत्य हो गई तब आप किस में करेंगे इसको खोज? शून्य परिकल्पना में। और जब शून्य परिकल्पना भी गलत हो जाएगी तो वैकल्पिक परिकल्पना में जाएंगे। जैसे शून्य परिकल्पना में कैसी होगी? जैसे क्वेश्चन यही है, बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि का अध्ययन। अब इसमें आपको पता चला 2019 में और 2020 में ये बालक का डाटा हो गया, यह बालिका का हो गया। ठीक, अब इसमें हुआ ये कि 2019 में बालकों की उपलब्धि 80 है और बालिकाओं की उपलब्धि भी 80 हो गई। ठीक है, दोनों बराबर आ गए। कोरोना काल आ गया, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा चौपट होने लगी। ठीक है, तो ये सिस्टम आने लगा। और 2020 में फिर बढ़ा ग्राफ 90 पहुंच गया और यह भी 90 हो। अब देख रहे हो बालक एवं बालिका दोनों बराबर आ गए। तो जब इस प्रकार के चर आ जाए कि बालक एवं बालिका के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है, यही न कहोगे, बालक एवं बालिका के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है, तो शोध की प्रक्रिया में चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर न हो तो उसे शून्य परिकल्पना कहेंगे। तो शोध की प्रक्रिया में दो चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है। दो चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं है तो इसे शून्य परिकल्पना कहते हैं। शून्य परिकल्पना कहते हैं जब दो चरों के मध्य कोई अंतर नहीं है। इसमें अंतर था तो वर्किंग हाइपोथेसिस, जब अंतर न हो तो शून्य हाइपोथेसिस, इसी को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो शून्य परिकल्पना कहते हैं। तो आप शून्य परिकल्पना कहेंगे जब चरों के बीच कोई सार्थक अंतर न हो तो इसे शून्य परिकल्पना कहेंगे। जैसे बालक एवं बालिका की उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार की दो परिकल्पना हमने बताई।
इसमें क्या है, बालक एवं बालिका की उपलब्धि बालकों से अच्छी है, तो इसमें हमने कहा वर्किंग है। फिर दूसरा चर में आया कि बालक एवं बालिका की उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है, तो इसको हमने कह दिया यह शून्य परिकल्पना है। चलिए अगला देख लेते हैं। शून्य का एग्जाम्पल भी देख लिया आपने। अगला देखिए अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जब यह भी असत्य हो जाए तो किसको सत्य मानेंगे, तो लास्ट में यही विकल्प बचेगा जिसको आपको सत्य मानना पड़ेगा। ठीक है, यही सत्य होगा लास्ट में, ये वैकल्पिक है। तो जब कार्य का वर्किंग हाइपोथेसिस गलत हो जाए तो नल हाइपोथेसिस में जाएंगे, नल हाइपोथेसिस गलत हो जाए तो अल्टर हाइपोथेसिस में जाएंगे। इसमें क्या है, पता चला कि 2021 में किसी बुक या किसी डाटा से सेंसेक्स से आपको पता चला कि जो बालक की उपलब्धि है, इधर बालिका हो गए, इधर बालक हो गए, बालक की उपलब्धि 92, बालिका की उपलब्धि 91। 2022 में बालक की उपलब्धि 94, बालिका की उपलब्धि 92। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं 93, एक का पॉइंट कम करें। ठीक, इस तरह का डाटा निकल के आए। तब यहाँ क्या कहेंगे आप कि बालक की उपलब्धि बालिकाओं से अच्छी है। ठीक है, बालक की उपलब्धि बालिकाओं से अच्छी है। तो जब इस तरह की परिकल्पना आएगी तो हम इसे कहेंगे वैकल्पिक या अल्टरनेट परिकल्पना। यह सार्वभौमिक सत्य होती है। ठीक है, यह सत्य असत्य दोनों हो सकते हैं, सत्य असत्य दोनों हो सकते हैं। यह भी नल हाइपोथेसिस भी सत्य और असत्य दोनों हो सकती है, जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य, हर बार सार्वभौमिक सत्य होती है। ठीक है, जब वर्किंग हाइपोथेसिस गलत हो जाए तो नल हाइपोथेसिस बनेगी। जब नल हाइपोथेसिस गलत हो जाए, असत्य हो जाए, तो फिर इसके बाद सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक या सत्य रहेगा, वह अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा या वैकल्पिक परिकल्पना पर जाएंगे। तो लास्ट में क्या रिजल्ट निकल के आया, टॉपिक यही था, बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन करना था। तो हमने क्या किया, कहा कि लास्ट में जब दोनों गलत हो गए, डाटा ऐसा मिल गया, तो हम क्या कहेंगे कि बालक की उपलब्धि बालिकाओं से अच्छी है। तो ये वैकल्पिक परिकल्पना है। यह कैसी परिकल्पना है, वैकल्पिक परिकल्पना। यह वैकल्पिक परिकल्पना होगी। तो 3 टाइप्स हो गए आपके। ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक चीज और जान लीजिए, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, जो आपकी
नल हाइपोथेसिस है। इसमें दो तरह की त्रुटियां आती हैं, कभी कभी दो तरह की त्रुटियां आती हैं। उन त्रुटियों को हम कहते हैं, एक होती है अल्फा त्रुटि, एक होती है बीटा त्रुटि। तो जब भी हम शून्य परिकल्पना करते हैं, बनाते हैं शून्य परिकल्पना को, तो इसमें दो तरह की त्रुटियां आती हैं, दो प्रकार की त्रुटियां आती हैं। त्रुटियां, दो प्रकार की त्रुटियां आती हैं। एक होता है आपका अल्फा एरर और एक आपका होता है बीटा एरर। एक आपका अल्फा एरर और एक आपका बीटा एरर। अल्फा और यह है बीटा, बीटा एरर। अल्फा एरर और बीटा एरर, दो तरह के एरर आते हैं। किसको अल्फा एरर कहते हैं, किसको बीटा एरर कहते हैं। तो जब आप RRL करेंगे, रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर करेंगे, तो इसमें बताओ कितने लोगों की रटंत विद्या बहुत तेज है, कमेंट करके ज़रा बताइएगा। रटंत विद्या किसकी बहुत तेज है। चलो देखो, जब शून्य परिकल्पना, जब शून्य परिकल्पना, जब शून्य परिकल्पना सत्य हो, जब शून्य परिकल्पना सत्य हो, सत्य हो और उसे अस्वीकार कर दिया जाए, और उसे अस्वीकार कर दिया जाए, और उसे अस्वीकार कर दिया जाए, ठीक है, और उसे अस्वीकार कर दिया जाए, तो अल्फा एरर होता है। तो कैसा एरर होता है, अल्फा एरर होता है। लेकिन जब शून्य परिकल्पना असत्य हो, जब शून्य परिकल्पना असत्य हो, जब शून्य परिकल्पना असत्य हो, ठीक है, जब शून्य परिकल्पना असत्य हो और उसे स्वीकार कर लिया जाए, और उसे स्वीकार कर लिया जाए। जब शून्य परिकल्पना असत्य हो और उसे स्वीकार कर लिया जाए, तो उसे कहते हैं बीटा एरर। एक में क्या कह रहा है कि सत्य हो, सत्य भी है लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया, और दूसरी परिकल्पना ऐसी है जो असत्य है लेकिन फिर भी उसे स्वीकार कर लिया गया। तो दो तरह की इसमें एरर आते हैं, कमियां आती हैं, ठीक है। तो शून्य परिकल्पना में जो कमी आती है, जो त्रुटियां आती है, त्रुटियों को दूर नहीं किया जा सकता, त्रुटियों को दूर नहीं कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, जब इसकी त्रुटियों की जो कमी है, टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2, इनको हम हटा नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते, कमियों को दूर नहीं कर सकते, कमियों को हम दूर नहीं कर सकते, कम कर सकते, ठीक है। जब भी आपसे यदि कोई एग्जामिनर पूछता है कि
नल हाइपोथेसिस में अल्फा एरर और बीटा एरर जो दो एरर आ रहे हैं उसमें टाइप 1 अल्फा एरर, टाइप 2 बीटा एरर, क्या इनकी कमी को दूर कर सकते हैं? तो नहीं, इनको कम किया जा सकता है लेकिन दूर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा, दूसरे को घटाओगे, दूसरे को बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा। ठीक है, पहले को बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा, दूसरे घटाओगे पहला। तो ये दूर नहीं हो सकते, कम हो सकते, कम हो सकते लेकिन दूर नहीं हो सकते। नल हाइपोथेसिस की दोनों त्रुटियां कम हो सकते हैं लेकिन दूर नहीं हो सकते। तो आज के लिए इतना ही। अगले में हम जानेंगे कि कैसे कोडिंग के अनुसार, मैथमेटिकल के अनुसार इस वर्किंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।